आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान असमानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल लखनऊ की छात्रा प्रिया राठौर की मौत के मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे उनके पिता को पुलिस कमिश्नर ने मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद उन्होंने डीजीपी से मिलकर सीबीआई जांच संबंधी ज्ञापन सौंपा। अफसरों ने शासन तक उनकी मांग पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है। बता दें कि इससे पहले पीड़िता के पिता ने पुलिस आयुक्त से भी मुलाकात की थी और पीड़िता के पिता का कहना है कि जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा वो अपना धरना जारी रखेंगे। बताते चले कि 21 जनवरी को एसआर स्कूल के हॉस्टल में संदिग्ध हालत में प्रिया राठौर की मौत हो गई थी। तो सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार प्रिया राठौर के जो पिता है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने मांग की है कि जब तक सीबीआई जांच की मांग को मंजूरी नहीं दी जाती है तब तक उनका धरना यूं ही जारी रहेगा। और लगातार वो धरने पर बैठे हुए हैं, जिन्हें अब जो साधु संत है और उनके साथ जितनी भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए संस्थाएं बनाई गई हैं वो भी अब लगातार उनका समर्थन करने के लिए प्रदर्शन स्थल पर पहुंच रही हैं। सीधा रुक करते हैं सागर का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए सागर, लगातार प्रिया राठौर के पिता सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, तो उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए जो शासन है उसकी तरफ से क्या कुछ चीजें कही जा रही हैं? और देखिए, कुल मिला के जो प्रिया राठौर के पिता हैं वो पिछले 7 तारीख से धरना स्थल इको गार्डन पे धरना दे रहे हैं। उनका ये मानना है कि जो उनकी बेटी की जो मौत में एफआईआर लगाई हो पुलिस ने पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये अंदेशा था कि बेटी ने सुसाइड नहीं की है बल्कि उसकी हत्या हुई, क्योंकि इसमें पुलिस की भी शुरुआती जांच में साफ तौर पर सामने आया था कि बेटी के हाथ पैर भी टूटे थे और उसके रीढ़ की हड्डी भी टूटी थी। तो कुल मिला के कल की बात है तो पुलिस कमिश्नर एसबी श्रीवास्तव ने अपने पुलिसकर्मी भेजकर इन्हें पहले अपने आवास बुलाया। उसके बाद आवास बुलाने के बाद इनसे बातचीत हुई। उसके बाद ये डीजीपी कार्यालय गए, सिग्नेचर बिल्डिंग में इन्हें भेजा गया। उसके बाद डीजीपी से मुलाकात की, केवल आश्वासन दिया गया है। वहीं प्रिया राठौर के पिता का मानना है, ये साफ साफ मानना है कि शुरुआती दौर में जो बात ये कही गई थी कि सीबीसीआईडी से जांच करवाई जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो असंतुष्ट है सीबीसीआईडी से जांच करवाने के, और उन्होंने ये कहा है कि जब तक सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए जाएंगे वो उस जगह से हिलेंगे नहीं। उनका धरना जो है बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि सागर, प्रिया राठौर के पिता लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक सीबीआई जांच को मंजूरी नहीं दी जाएगी तब तक वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। लेकिन सागर, अभी आपने जिक्र किया कि लगातार ये जो प्रदर्शन है, जो धरना प्रदर्शन है, तकरीबन 7 दिनों से यूं ही जारी है। ऐसे में अभी तक जो प्रिया राठौर के पिता है उनको किन किन संस्थानों का समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है? अजी देखिए, ये कुल मिला के लखनऊ में मामला बहुत हाईलाइट हुआ था। 5 महीने पुराना मामला है और इसमें जाहिर सी बात है कई संस्थाओं ने उंगलियां उठाई थी टीचर पर और वहां के प्रबंधन पर, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और साफ साफ जाहिर सी बात है, जो कॉलेज की बात करूं कि एक रसूखदार नेता से ताल्लुक रखता है और बीजेपी पार्टी के हैं वो, तो कहीं ना कहीं देखिए पुलिस शुरुआती दौर में ये माना जा रहा था कि पुलिस क्या पता दबाव में काम कर रही है, लेकिन हाँ वाकई में जहां तक अगर एफआईआर की बात करूं तो शुरुआती दौर में पुलिस को भी लग रहा था कि क्योंकि इसमें जो सीन का रिक्रिएशन भी कराया गया था, फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी, तमाम ऐसी जांच हुई थी जिसमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि प्रिया राठौर की हत्या हुई है। लेकिन उस हत्या को कुल मिला के जो है पुलिस प्रशासन ने आत्महत्या दिखाकर अपनी एफआईआर लगा दी। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बेटी का पिता 5 महीने से कई जगहों के चक्कर काट रहा है, कई डीजीपी से लेकर कमिश्नर ऑफिस तक चक्कर काट रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद अभी तक फिलहाल किसी खुलकर किसी संस्था ने उसको समर्थन तो नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक ये मामला और तूल पकड़ता रहा, अगर इनकी जांच सीबीआई से नहीं हुई इस मौत की, तो शायद ये कई संस्थानें भी इनके साथ जुड़ सकती है। जी बिल्कुल, धन्यवाद सागर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो वहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स और कर्मचारियों पर अभद्रता करने का आरोप लगा है। एक्सीडेंट के मरीज को ठीक से उपचार नहीं करने का भी आरोप लगाया गया है, जिसको लेकर परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। बता दें कि सदर पुल पर चूड़ी का ठेला लगाने वाले 62 वर्षीय बुजुर्ग का एक्सीडेंट हुआ था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के कर्मचारी अभद्रता कर रहे हैं और पुलिस से भी पीड़ित परिवार को कोई मदद नहीं मिली और एक्सीडेंट करने वाले वाहन चालक को बिना कोई कार्रवाई किए ही पुलिस ने छोड़ दिया है।
खबर जनपद पीलीभीत के जहानाबाद से है, जहां जिले के सभी थानों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम एसपी ने लोगों की शिकायतों को सुना। बताते चले कि डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार और एसपी अतुल शर्मा थाना जहानाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने थाने में पहुंचकर समाधान दिवस रजिस्टर का मुआयना किया। इसके बाद थाने में मौजूद फरियादियों की समस्याओं को भी सुना गया है। अधिकारियों के सामने कुल 11 शिकायती पत्र आए थे, जिनमें से एक का मौके पर ही निस्तारण हो सका। साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को शेष 10 शिकायती पत्रों के निस्तारण के आदेश भी दिए गए हैं। खबर औरैया से है, जहां दबंगों की दबंगई लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के जेसीएस चौराहे से दबंगों ने जिलाधिकारी के चालक को स्कॉर्पियो में डालकर जमकर पीटा और उसे करीब आधे घंटे तक बंधक बनाए रखा। उसके बाद हाथ पैर बांधकर उसे दिव्यापुर रोड पर एक गांव के पास छोड़ दिया, जहां चालक शशिपाल ने बताया कि वो डीएम बंगले से गाड़ी खड़ी करके अपने घर जा रहा था। उसी दौरान जेसीएस चौराहे पर घटना को अंजाम दिया गया, जबकि पीड़ित ने बताया कि उसने राहगीर से फोन करके इस पूरे मामले की जानकारी अपने पत्नी को दी थी, जिसके बाद पत्नी ने पुलिस को इसकी सूचना दी। वही अपर पुलिस अधीक्षक दिगंबर कुशवाहा, सीओ सिटी प्रदीप कुमार, कोतवाल, दिव्यापुर सहित भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही और युवक को 100 सैया अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। मैं अपने बंगले से 100 मीटर दूर गुटखा लेने गया था। वहाँ स्कॉर्पियो से 5 लोग थे। उन्होंने मुझे वहाँ से किडनैप की तरफ पता की तरफ मतलब अपनी स्कॉर्पियो में डाल लिया और उसके बाद में मेरे मारा बहुत, और मारने के बाद में मेरे हाथ पीछे से बांध लिए और मेरा मुँह बांध लिया, मुँह में कपड़ा बांध लिया था पीछे से, और उसके बाद में मुझे गौरी गिरिया के और कमालपुर के बीच में मुझे स्कॉर्पियो से डाल दिया। फरीदाबाद के वार्ड नंबर 28 के लोग जहां मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं इस क्षेत्र में मवाई रोड से साई रोड की तरफ जाने वाली सड़क के तमाम सीवर के मेन होल भी खुले पड़े हैं, जिसके चलते आए दिन वाहन चालक दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। जबकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन सभी स्थानीय निवासी समस्याओं को लेकर वो क्षेत्र के विधायक से लेकर पार्षद तक गुहार लगा चुके हैं। इसके अलावा नगर निगम के एक्सीएन से लेकर जेई तक दर्जनों बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान तक नहीं हो पा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मवाई रोड से साई रोड की तरफ जाने वाली सड़क मात्र 500 मीटर ही बनी है और इस रोड पर बने तमाम सीवर के मेन होल भी गायब है, जिसको लेकर लाख शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन समाधान नहीं होने की वजह से लोग हमेशा डर के साए में चलने को मजबूर हैं। देखिए, ये हमारे मवी रोड से और साई नगर की तरफ जो रोड जाती है, ये मेन रोड है, 44 फुट रोड है ये कागजों में, और ये मार्केट कमेटी में टेंडर हुआ था इसका मार्केट कमेटी की तरफ से, और ये रोड मवी से तिलपत के लिए पास है हमारी बीपीएल कॉलोनी के लिए, लेकिन ये 400-500 मीटर बन के रोड रुकी हुई है और इस 400-500 मीटर के अंदर करीबन 10 से 15 मैन होल हैं जो खुले हुए हैं। आप देख भी सकते हैं, सारे मैन होल बुरी तरह से खुले हुए हैं। इसमें डेली बच्चे गिरते हैं, पशु गिरते हैं, जो मोटरसाइकिल स्कूटर यहाँ जाते जाते हैं वो गिरते हैं। किसी प्रकार की भी यहाँ सहूलत नहीं है। आए दिन रोजाना लाइट कट हो रही है। कॉलोनी की जो समस्या है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है बजाय कम होने के। हमारे जहाँ से जो अपने विधायक जी हैं राजेश नागर जी, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल किसी लायक नहीं है। दिन तो गाड़ियां घुस जाती है इसमें, आए दिन बाइक वाले घुस जाते हैं। कुछ दिन पहले मेरी बाइक का अगला टायर चला गया था इसके अंदर। मवई गांव और साई मंदिर वाला रोड है, यहाँ पे कोई सुनवाई होती नहीं है। तो क्या दिक्कतें हो रही है? कितने समय से खुला हुआ है? सर ये शुरुआत से ही खुले पड़े। राजेश नागर को बहुत बार कंप्लेंट दे चुके हैं हम एमएलए को, पर एमएलए सुनने को राजी नहीं होता। दिक्कत ये साई नगर तिलपत रोड है जी, मवई। तो क्या दिक्कतें हो रही है यहाँ पे? दिक्कत है इसमें 1 साल हो गया ये मेन होल खुले पड़े हैं और आए दिन कोई ना कोई बच्चा इसमें टपक जाता है। अभी कल बाइक गिर गई और अगला सिर फूट गया, सर्वोदय में एडमिट है। कितनी बार कंप्लेंट कर चुके, अधिकारियों को शो कर दिया, दिखा दिया, बट कोई सुनवाई नहीं। तो वह
उद्योग नगरी कानपुर में नाइजीरिया के गिनी देश में एक साल पहले मर्चेंट नेवी के 26 क्रू मेंबर पकड़े जाने के एक साल बाद भारत सरकार ने 26 क्रू मेंबर को नाइजीरियन नेवी से मुक्त करा दिया है। कानपुर के गोविंद नगर निवासी रोशन अरोड़ा को भी भारत सरकार ने मुक्त कराया, जिसके बाद रोशन अरोड़ा नाइजीरिया नेवी से मुक्त होकर एक साल बाद अपने घर पहुंचे। बेटे के घर वापस आने पर परिवार वालों और पड़ोसियों ने बेहद ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया है। पटाखे और ढोल नगाड़े बजाकर परिजनों और क्षेत्रीय लोगों ने जश्न मनाया। वहीं परिवार ने पीएम नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार भी प्रकट किया है। विदेश मंत्री जी से बात करी और यहाँ से संबंधित कागजों को भेजा, डीएम से तुरंत डीएम को इन्वॉल्व कराया, डीएम स्वयं इन्वॉल्व हुए और हम लोगों ने इस गतिविधि को बड़ी तेजी से और उसका फॉलोअप भी किया, लगातार फॉलोअप भी किया। लेकिन जो टेक्निकल कुछ दिक्कतें थी, विदेश मंत्रालय के द्वारा हम लोगों को लगातार बताया जा रहा था कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है इसको हम जल्दी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। फिर जो इनकी कंपनी के यहाँ पर लोग थे उनसे हम लोगों की बात हुई, उन्होंने भी इसमें इन्वॉल्व होने की और जल्दी इसको सॉर्ट आउट कराने की बात की। हम लोग लगातार उन पर प्रेशर बना रहे थे और ये लोग बड़ी दहशत में थे। जब मैं देख रहा था तो ये बता रहा था, ये कह रहा था शायद मेरी अब वापसी नहीं होगी, मतलब रो रहा था बहुत। हम लोगों को दिल दहल गया इसकी बात को सुन करके और उतनी ही तेजी के साथ हम लोगों ने इसकी पैरवी करी। और मुझे बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं मैं पूरे कानपुर की 55 लाख जनता की तरफ से कि हमारे रोशन को यहाँ पर ला करके और मोदी जी ने एक बड़ा युग पुरुष का काम किया है। तो वहीं यूपी के गोंडा में भारतीय जनता पार्टी की रैली अब चर्चा का विषय बनी हुई है। पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन शोषण के आरोपों और चल रही जांच के बीच भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज शक्ति प्रदर्शन किया। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बालपुर के रघुराज शरण सिंह डिग्री कॉलेज परिसर में रैली और जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कोने कोने से कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी बुलाया गया। वहीं गोंडा के अलावा बहराइच और बलरामपुर जिले से भी समर्थक जनसभा में पहुंचे। करीब 60 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए जब ब्रजभूषण कार्यक्रम के मंच पर पहुंचे तो समर्थकों का उत्साह चरम पर दिखा। वह ब्रजभूषण के समर्थकों में खासा उत्साह भी देखने को मिला और वही समर्थन में इस दौरान जमकर नारे भी लगाए गए। तो केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर मुरादाबाद में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सभी संगठन के मोर्चे के कार्य और कार्यकर्तागण के माननीय विधायक, विधानसभा परिषद सदस्य और प्रतिनिधि के साथ सम्मेलन रखा गया, जिसमें पीएम के 9 साल के कार्यों और कई तरह की योजनाएं की चर्चा की गई है। साथ ही उन्होंने 2024 के चुनाव को लेकर शायराना अंदाज में कहा कि क्यों पड़े हो चक्कर में जब कोई नहीं है टक्कर में। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सभी संगठन के मोर्चा के यहाँ पदाधिकारी और कार्यकर्तागण थे। माननीय विधायक, विधान परिषद सदस्य और जनप्रतिनिधियों के साथ यहाँ विचार रखने की और गोष्ठी की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 9 वर्ष के कार्यकाल हैं उसमें जो कार्य हुए हैं, नए भारत का जो निर्माण के लिए आगे बढ़ोतरी की गई है और विभिन्न जो योजनाएं हैं उसके ऊपर चर्चा और आगे ले जाने के रूपरेखा पे यहाँ बात की। खबर बुलंदशहर से है, जहां एसएसपी श्लोक कुमार ने कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए 10 थाना प्रभारी निरीक्षक और 2 थाना अध्यक्ष का स्थानांतरण किया है। सुभाष सिंह को प्रभारी निरीक्षक थाना स्याह से हटाकर प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर बनाया गया है, तो वहीं धर्मेंद्र सिंह राठौर को प्रभारी निरीक्षक थाना खुर्जा नगर से हटाकर प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात बनाया गया है। सुनील कुमार सिंह पीआरओ एसएसपी के यहां से हटाकर प्रभारी निरीक्षक थाना खुर्जा नगर बना दिए गए हैं, जबकि जयकरण सिंह प्रभारी निरीक्षक खुर्जा देहात से हटाकर प्रभारी निरीक्षक थाना गुलावटी बन गए हैं। तो वहीं संजीव कुमार शर्मा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर से हटाकर पीआरओ एसएसपी बना दिया गया है। तो आपको बताते चले कि बुलंदशहर में स्थानांतरण किया गया है, नगर कोतवालों को भी अब पीआरओ बना दिया गया है।
औरैया में अवैध खनन के खिलाफ उप जिलाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी मशीन 7 ट्रैक्टर को पकड़ा है। खनन विभाग के अधिकारियों को भी चेतावनी दी गई है कि अगर कोई भी अवैध खनन करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि औरैया बिधूना तहसील के उप जिलाधिकारी को अवैध खनन की सूचना मिली, जिसके बाद उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा अवैध खनन के मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की गई है। हमें सूचना मिल रही थी कि अवैध खनन की बहुत शिकायतें आ रही थी अपने पूरे तहसील पर। तो कल मैंने और सीओ साहब ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया है। हमने कई जगह पे चेकिंग की। रटगांव के पास में खिजरपुर बता रहे हैं, वहाँ पे नगला पियरा करके एक है, वहाँ की हमें एक सूचना थी, तो हमने जाके वहाँ पे छापेमारी की मैंने और सीओ ने। हमें वहाँ पे मौके से एक जेसीबी और 7 ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी से लदी हुई बरामद हुई। साथ में 2-3 ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक भी थे, 2-3 छोड़ के भाग गए। तो हमने सबको वहीं से थाने के लिए रवाना कर दिया था। अब खबर कासगंज से है, जहां जमीनी विवाद में भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। सहावर कोतवाली क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई की कुल्हाड़ी से काटकर बेहद निर्ममता से उसकी हत्या कर दी है और मौके से भी फरार हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। वह पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर बड़े भाई के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। ये जिनकी हत्या हुई है उनका नाम है रमेश, जिनकी शादी नहीं हुई थी। ये एक इनके बड़े भाई की शादी हो गई थी और इनसे मझले वालों की हो गई थी। ये मझले भाई के पास रह रहे थे और मझले भाई को इन्होंने अपनी खेती बाड़ी दे दी थी करने के लिए। उसको लेकर के वह जो बड़ा भाई है वो रंजिश मानते थे इनसे, उसको लेकर के उनकी रात को कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। आज 10/11 जून की रात्रि में थाना क्षेत्र सहावर स्थित गांव सिरोरी में रमेश पुत्र ईश्वरी प्रसाद की उनके ही भाई नरेश के द्वारा कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर हमारी प्रभारी निरीक्षक की टीम, साथ ही क्षेत्राधिकारी सहावर और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। फील्ड यूनिट को बुलाकर जो साक्ष्य संकलन की कार्यवाही है वो पूरी की जा रही है। तहरीर लेकर अपराध पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर कन्नौज से है, जहां रोड पर टहल रहे युवक को रोडवेज बस ने रौंद डाला, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम किया और रोडवेज बस में आग तक लगा दी। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और घटना गुरसहायगंज कोतवाली के सराय दौलत की बताई जा रही है। तो रोडवेज बस ने युवक को रौंद दिया है, जिसके बाद हंगामा भी देखने को मिला। आक्रोशित लोगों ने बस में आग तक लगा दी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और लोगों को समझा बुझाकर इस पूरे मामले को शांत कराती है। लेकिन इस दौरान जो बस है वो पूरी तरीके से जलकर राख हो जाती है। तो वही हरदोई में एक युवक और सिपाही के बीच मारपीट हो गई, जिसका लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरपालपुर कस्बे के कटरा बिल्हौर हाईवे मार्ग पर एक ढाबे की पूरी घटना बताई गई है और बताया जा रहा है कि युवक शराब के नशे में धुत होकर खाना खा रहा था। जब सिपाही ने गाली देने से मना किया तो युवक सिपाही से भी अभद्रता करने लगा, जिसके बाद दोनों के बीच मारपीट तक हो गई। तो युवक और सिपाही के बीच मारपीट की ये तस्वीरें हरदोई से सामने आई है और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो बीच बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो युवक और सिपाही वो एक दूसरे पर थप्पड़ों की बरसात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अंबेडकर नगर में प्राइवेट स्कूल के कमरे में शव जलाने का मामला निकल के सामने आए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वही लाश की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है, जबकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला बिवाना थाना क्षेत्र के भीतरी गांव का बताया गया है। तो प्राइवेट विद्यालय के कमरे में एक शव जलाया गया है और ये पूरी खबर अंबेडकर नगर से है, जहां मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल जुट गई है पुलिस और पुलिस ने जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। साथ ही अब ये भी जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर जो मृतक है उसकी पहचान क्या है। उसके पास से जो लगातार फोरेंसिक की टीम है वो भी साक्ष्य बटोरती हुई दिखाई दे रही है।
तो ये पूरा मामला अंबेडकर नगर से है, जहां एक प्राइवेट स्कूल के एक कमरे में एक शव जला हुआ मिलता है, जिसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। वही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अपने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही फोरेंसिक टीम को भी जो साक्ष्य उसको जुटाने के लिए स्कूल के अंदर बुलाया गया, जहां फोरेंसिक टीम ने तमाम साक्ष्यों को बटोर लिया है। वही अब पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ अपडेट है, इसके लिए राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए राहुल, प्राइवेट स्कूल के कमरे में एक शव जला हुआ मिलता है और कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल के सामने आए हैं राहुल? पूरा मामला बेवाना थाना क्षेत्र भितरी डी गांव का है, जहां प्राइवेट स्कूल में एक जलती हुई लाश पाई गई। हालांकि पुलिस मौके पर वहां पहुंच करके फोरेंसिक टीम और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे और शव को कब्जे में कर करके और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाया कि महिला का लाश है कि पुरुष का लाश है। और देखने वाली बात यह होगी, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के अनुसार खुलासा होगा और कई राज भी खुल सकते हैं। जी देखिए राहुल, जिन तस्वीरों को आपने हम तक लगातार पहुंचा है, जो तस्वीरें प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, तो उसको देखकर यही लगता है कि ये एक निर्माणाधीन विद्यालय है। ये विद्यालय आखिर किसके द्वारा बनवाया जा रहा था, किसको लेकर के क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है राहुल? ये निर्माणाधीन विद्यालय है और दूसरी बात तो यह है कि इस हत्या के हो जाने के बाद हत्या है कि आत्महत्या है, इस गुत्थी को पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अभी पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आ जाने के बाद, और दूसरी बात तो पहलू ये है कि इस घटना के हो जाने के बाद पुलिस पर सवालिया निशान यह खड़ा होता है कि इस तरीके दिन दहाड़े घटना होना आम बात नहीं है। बिल्कुल राहुल, धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो देखिए ये पूरा मामला अंबेडकर नगर से था, जहां प्राइवेट स्कूल के कमरे में एक शव जला हुआ पाया जाता है, जिसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। वही पुलिस भी अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि निर्माणाधीन स्कूल में यह पूरी वारदात हो जाती है और पुलिस अब ये भी लगातार पता करने की जद्दोजहद में जुटी हुई है कि यह हत्या है या फिर आत्महत्या है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसका खुलासा हो पाएगा। साथ ही जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो यह भी साफ हो जाएगा कि आखिर जो ये शव जला हुआ पाया गया है या आखिर महिला का है या फिर पुरुष का है, क्योंकि अभी तक शव को पूरी तरीके से जला दिया गया है, या जिसका भी ये शव है, हो सकता है कि आत्महत्या करने का भी प्रयास किया गया हो। तो इसका जो पूरा खुलासा है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा, जिसका इंतजार भी अब पुलिस कर रही है। तो प्राइवेट स्कूल के कमरे में शव जला हुआ पाया जाता है, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी जाती है। और ये सीधी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ये वही निर्माणाधीन विद्यालय है जहां के एक कमरे में जो शव जला हुआ पाया जाता है। तो वही मामले की जांच पड़ताल में अब पुलिस लगातार जुट गई है, क्योंकि किसी को भी ये जानकारी नहीं है कि आखिर यहाँ पर कौन पहुंचता है, ये हत्या है या फिर आत्महत्या है। ये भी अभी एक बड़ा सवाल है जिसको पुलिस तभी सुलझा पाएगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल के सामने आ पाएगी। लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए पुलिस को भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन 24 घंटे का समय लगता है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है। तो यही कहा जा रहा है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद इस सच से पर्दा हट पाएगा कि आखिर यह हत्या है या फिर आत्महत्या है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की सर्विलांस टीम ने चोरी और गुम हुए 51 फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई गई है। इन्हीं मोबाइल की बरामदगी के बाद उनके मालिकों को पुलिस लाइन सभागार बुलाया गया और एसपी सोमेन वर्मा की अगुवाई में उन्हें सौंप भी दिया गया है। एसपी ने इस दौरान मोबाइल बरामद करने वाली पूरी टीम को बधाई दी। वही खोए और चोरी किए गए मोबाइल मिलने के बाद मालिकों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने पुलिस का आभार भी जताया है। एडिशनल एसपी के एसपीओ साहब के अलग अलग स्थानों के थाने से उनके आदेश के क्रम में सर्विलांस टीम के पास पहुंचती है, जो लगातार इनकी खोजबीन जारी रखते हैं। इसी क्रम में जनपद सुल्तानपुर के सर्विलांस टीम, जिनके प्रभारी उपेंद्र सिंह जी हैं और इनकी टीम के सीनियर मेंबर्स हैं, दुर्गा हैं और अनुराग हैं, इनके द्वारा पिछले कई महीनों से खोए हुए कुछ 51 मोबाइल, जिनकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए है,
प्रयागराज से है, जहां सवारियों से भरी ऑटो में तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हादसे से घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया और अन्य को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के शिवराजपुर का यह पूरा मामला बताया गया है। अब खबर प्रयागराज से है, जहां कोराव में अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने की परीक्षा संपन्न हुई है। गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज में परीक्षा संपन्न हुई। वहीं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा समाप्त हुई है, जबकि पंजीकृत 126 छात्रों में से 119 छात्रों ने परीक्षा दी। वहीं इस दौरान जोनल मजिस्ट्रेट एसडीएम कोराव सुदामा वर्मा और सेक्टर मजिस्ट्रेट तहसीलदार कोराव अनिल वर्मा मौजूद रहे। ये परीक्षा अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा है, जिसमें 126 इनरोल्ड थी और 119 उपस्थित हैं, परीक्षा दे रहे हैं। सर कहाँ से छात्राएं लोग आए? ये तो काफ़ी दूर से आए हैं। ये सामूहिक परीक्षा है, कई जिलों से आए हैं। मंडलीय स्तर की परीक्षा है, 4 जिलों की परीक्षा हो रही है अलग अलग सेंटरों पे। ये गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज में कुल 126 इनरोल्ड थे, जिसमें 119 बच्चे आए हैं जो परीक्षा दे रहे हैं। अब खबर शाहजहांपुर से है, जहां काकोरी कार नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्मदिन बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। 126वीं जयंती के मौके पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जन्मस्थली शाहजहांपुर में उनके स्मारक में सुबह से ही हवन पूजन कर लोग उन्हें श्रद्धांजलि देकर नमन कर रहे हैं। वहीं प्रशासन उनके जन्मदिन पर शहर को स्वच्छ बनाने का संकल्प भी ले चुका है। दरअसल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इन पंक्तियों को जाने जाने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्मदिन है और पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। राम प्रसाद बिस्मिल जो हमारे अमर शहीद हैं, उनकी 126वीं जयंती है और शाहजहांपुर में ये दिन बहुत ही गर्व के साथ, हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ये पार्क डिवोट किया गया है और यहाँ पे ये कार्यक्रम संकल्प संस्था के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। आज इस अवसर पे हम लोगों ने, सभी लोगों ने ये संकल्प लिया है, ये सभी लोगों के द्वारा अपील की गई है कि हम लोग शहर की स्वच्छता में अपना अपना सहयोग दें। तो वहीं गाजियाबाद के राम मनोहर लोहिया पार्क में लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दे को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया गया, जहां हजारों लोगों ने इकट्ठा होकर राष्ट्रीय गान का गायन किया है। तो वहीं सतेंद्र शेट्टी ने बताया कि आज राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती भी है, तो ऐसे में देश में जो काम चल रहे हैं उसके प्रति बहन बेटियों को जागरूक करने की जरूरत है, ताकि वो डट कर मुकाबला कर सकें। साथ ही दुधेश्वर नाथ मंदिर के महंत नारायण गिरी भी आयोजन में शामिल हुए। देखिए, राष्ट्रीय गान तो हमारा एक समझ लीजिए कि देश का सबसे बड़ा गान है और आज का दिन एक महान दिन है, क्योंकि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्मदिन भी है, जिन्होंने काकोरी कांड को जन्म दिया था और करके दिखाया था। और उनका एक शेर तो बहुत मशहूर है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। ये तो एक माध्यम है लोगों को जागरूक करने का, एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है और आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस भी बहुत है और सब बहनों को, सब बच्चियों को समझाना चाहिए कि आपको खुद तैयार रहना है, आपको खुद डट के रहना है। और हम सब उसकी निंदा करते हैं जो कृत्य इस देश में इस समय ऐसे लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।